हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम टिंकू जैन फ्रॉम हिंडौन सिटी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल टिंकू जैन केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो ठोस अवस्था वाले चैप्टर की लेके आए थे। आज ठोसों के चुंबकीय गुणों की व्याख्या करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो देखिए, आइए विचार करते हैं ठोसों के चुंबकीय गुणों पर। ठोसों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। देखिए, ठोसों के चुंबकीय गुण की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले ठोसों के चुंबकीय गुण का कारण क्या है। तो ठोसों में जो चुंबकीय गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होते हैं। वन लाइनर यदि प्रश्न आता है कि ठोसों में चुंबकीय गुण किसके कारण उत्पन्न होते हैं, तो उत्तर लगेगा इलेक्ट्रॉन के कारण। इसमें भी यदि आगे अपन बात करें तो परमाणु जो होते हैं ठोसों के अंदर, उन परमाणुओं में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किसकी तरह कार्य करते हैं, एक छोटे चुंबक की तरह कार्य करते हैं, सूक्ष्म चुंबक की तरह कार्य करते हैं। तो ठोसों के चुंबकीय गुणों का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन होता है। और प्रत्येक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो इलेक्ट्रॉन किसकी तरह कार्य करता है, एक सूक्ष्म चुंबक, छोटे चुंबक की भांति कार्य करता है। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु के अंदर, इस इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति उत्पन्न होती है। एक तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कौन सी गति करता है, कक्षक गति करता है या कक्षीय गति करता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति करता है। अपन जानते हैं ये नाभिक है, तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बाह्य कक्षाओं में इस तरह कक्षीय गति करता है। और दूसरा, यही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अपनी अक्ष पर चक्रण गति करता है, चक्रण गति। तो इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो दो प्रकार की होती है, एक कक्षीय गति जो नाभिक के चारों ओर होती है, दूसरी चक्रण गति होती है जो इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर ही करता है। तो इलेक्ट्रॉन की ये जो दो प्रकार की गति होती है, इस गति के कारण ही क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और चुंबकीय आघूर्ण को म्यू बी संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है जिसको म्यू बी संकेत द्वारा, या कई लेखक इसको म्यू एम संकेत से भी व्यक्त करते हैं। मैग्नेटिक आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण होता है, तो म्यू बी या म्यू एम संकेत द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होने के कारण ठोस कौन से गुणधर्म प्रदर्शित कर जाते हैं, चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित कर जाते हैं। तो यदि एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि ठोसों में चुंबकीय गुणों का प्रदर्शित होने का मुख्य कारण है, तो उत्तर देंगे इलेक्ट्रॉन की कक्षीय तथा चक्रण गति से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय आघूर्ण के कारण। ठोस कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। दोबारा उत्तर सुन लो, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय तथा चक्रण गति के कारण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण द्वारा ठोस कौन से गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। एक वैज्ञानिक था जिसने चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक प्रदर्शित किया और उसने बताया ये जो चुंबकीय आघूर्ण होता है इसका मात्रक होता है बोर मैग्नेट्रॉन। ये जो चुंबकीय आघूर्ण होता है इसका मात्रक बोर मैग्नेट्रॉन होता है और इसको शॉर्ट में बीएम कहते हैं, बीएम, बोर मैग्नेट्रॉन। तो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, बोर मैग्नेट्रॉन होता है। ये भी प्रश्न 12th बोर्ड में एक बार आया हुआ है कि एक बोर मैग्नेट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, तो एक कांस्टेंट टर्म होती है और इसकी जो वैल्यू होती है वो EH/4πmc के बराबर होती है। एक बोर मैग्नेट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो EH/4πmc के बराबर होती है। E इलेक्ट्रॉन पर आवेश, H प्लांक कांस्टेंट, 4 पाई का मान 22/7 या 3.14, M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और C प्रकाश का वेग। इन सबका मान रख के जब इसको हल करोगे तो हल करने पर आता है 9.27 गुना 10⁻⁻²4। ये इसको हल करने पर आता है। तो एक बोर मैग्नेट्रॉन, एग्जाम में 1 नंबर में यदि प्रश्न डायरेक्ट पूछ ले कि एक बोर मैग्नेट्रॉन का मान कितना होता है, तो उत्तर लिखेंगे 9.27 गुना 10⁻⁻²1 m²।
तो ये एक बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू होती है। और कांस्टेंट टर्म में पूछता है तो एक बोर मैग्नेट्रॉन किसके बराबर लिखेंगे, EH/4πmc के बराबर एक बोर मैग्नेट्रॉन का मान होता है। तो ठोसों के जो चुंबकीय गुण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के कारण होते हैं। प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन को एक सूक्ष्म चुंबक की तरह माना जाता है, छोटे चुंबक की तरह। और इलेक्ट्रॉन की दो प्रकार की गति होती है, एक तो नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति, एक अपनी ही अक्ष पर चक्रण गति। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय और चक्रण दोनों गतियों के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है, स्थायी चुंबकीय आघूर्ण μb या μm उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ठोस क्या प्रदर्शित करते हैं, चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक या इकाई यूनिट जो इसकी होती है वो बोर मैग्नेट्रॉन होती है, bm शॉर्ट में कहते हैं। और एक बोर मैग्नेट्रॉन का जो मान होता है वो EH/4πmc के बराबर होता है। और इनके आंकिक मान यदि रखें तो हल करने पर आएगा 9.27 × 10⁻⁻24। इसके आधार पर जब चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएंगे ठोसों में चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर, तो कितने प्रकार के चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, 5 प्रकार के। तो ठोसों में जो चुंबकीय गुण होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। उसमें एक होता है प्रतिचुंबकत्व, दूसरा होता है अनुचुंबकत्व, तीसरा होता है लोह चुंबकत्व, चौथा होता है प्रतिलोह चुंबकत्व और पांचवा होता है लघु लोह चुंबकत्व पदार्थ। तो 5 प्रकार के ठोसों के चुंबकीय गुण होते हैं। आइए एक एक करके सब पर विचार। तो ठोसों के चुंबकीय गुण में पहला गुणधर्म प्रतिचुंबकीय ठोस, जिसको प्रतिचुंबकत्व गुण भी कहते हैं। और दूसरा होता है अनुचुंबकीय ठोस, पदार्थ तो कहलाता है अनुचुंबकीय ठोस और गुण कहलाता है अनुचुंबकत्व। ऐसे ही पदार्थ कहलाता है प्रतिचुंबकीय ठोस और गुण कहलाता है प्रतिचुंबकत्व। तो आइए इन दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रतिचुंबकत्व गुण या प्रतिचुंबकीय ठोस पदार्थ क्या होता है। देखिए ये कोई ठोस पदार्थ है माना उदाहरण के लिए, और इस ठोस पदार्थ को ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रख दिया। ये चुंबक के दो ध्रुव बना दिए N और S, तो इसको कहते हैं ठोस पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रख दिया। दोनों जो भी ठोस पदार्थ है उसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखने का मतलब है चुंबक के दो ध्रुव बना देंगे N और S। और जैसे ही ठोस पदार्थ को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखते हैं तो बाह्य ये जो N और S दोनों ध्रुव होते हैं, इनसे निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उनको ये प्रतिकर्षित करते हैं, अपने अंदर से गुजरने नहीं देते। तो वे ठोस पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखने पर जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं, नाम से स्पष्ट है प्रतिचुंबकीय ठोस, प्रति का मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। तो सबसे पहले वे ठोस पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखने पर या चित्र से प्रदर्शित है, यदि ये आकर्षित करते तो चुंबकीय बल रेखाएं इनके अंदर से गुजरती, ठोस के अंदर से, चुंबकीय बल रेखाएं ठोस के बाहर से गुजर रही हैं। इसका मतलब ये ठोस पदार्थ चुंबकीय बल रेखाओं को प्रतिकर्षित कर रहा है। तो वे ठोस पदार्थ जिन्हें बाह्य, बाहर से लगाया है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित करते हैं, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित करते हैं। वे ठोस पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिचुंबकीय यानी प्रतिकर्षित, तो प्रतिकर्षित तो करते हैं लेकिन दुर्बल रूप से करते हैं, बहुत कमजोर रूप से प्रतिकर्षित करते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ प्रतिचुंबकीय ठोस पदार्थ कहलाते हैं। इनमें क्या होता है, जो निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो ठोस पदार्थ के अंदर से नहीं गुजरती और चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का मान है वो भी कम हो जाता है। किसके कारण, प्रतिकर्षण बल के कारण। यदि इनमें इलेक्ट्रॉनों का संरेखन देखें, इलेक्ट्रॉन का संरेखन या दिशा, इलेक्ट्रॉन के संरेखन की यदि दिशा देखें तो चूंकि प्रतिचुंबकीय ठोस होते हैं तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन ऊपर तो दूसरा उसको विपरीत दिशा में नीचे की ओर होता है चक्रण, एक का ऊपर दूसरे का नीचे, एक का ऊपर दूसरे का नीचे। तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के विपरीत दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है चक्रण में। तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में अपना चुंबकीय आघूर्ण निरस्त कर देते हैं
और निरस्त करके रिजल्ट जो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू होती है वो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण म्यू भी क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। और ये सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा विपरीत दिशा में, दूसरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा विपरीत दिशा में, तीसरा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा विपरीत दिशा में, यानी इनमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाते हैं, सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन उनकी दिशा कैसी होती है, एक दूसरे के विपरीत। तो विपरीत होने से चुंबकीय आघूर्ण की जो वैल्यू होती है वो 0 प्राप्त होती है। ऐसे ठोस पदार्थ प्रतिचुंबकीय ठोस पदार्थ कहलाते। तो ध्यान रखना 2-3 लाइनें, वे ठोस पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखने पर जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित करते हो प्रतिचुंबकीय ठोस पदार्थ कहलाते हैं, तथा यह गुण प्रतिचुंबकत्व कहलाता है। और उसमें ये चित्र बनाएंगे अपन, नीचे लिखेंगे प्रतिचुंबकीय ठोस पदार्थों में इलेक्ट्रॉन के संरेखन की दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। यहाँ चित्र में देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के संरेखन की दिशा विपरीत होती है या प्रति समांतर होती है, जिससे चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे से निरस्त होकर परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 प्राप्त होता है। ऐसे ठोस पदार्थ प्रतिचुंबकीय ठोस पदार्थ कहलाते हैं। और ये इसमें इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा दिखा देंगे और नीचे लिख देंगे म्यू भी बराबर 0। और यहाँ लिखेंगे इनमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाते हैं, युग्मित। युग्मित का मतलब युग्म यानी जोड़ा। तो देखो एक जोड़ा ये रहा, दूसरा जोड़ा ये रहा, तीसरा जोड़ा ये रहा, लेकिन इन जोड़ों में इलेक्ट्रॉन की दिशा कैसी है, विपरीत। तो विपरीत संरेखन होता है, दिशा जो होती है इलेक्ट्रॉन के चक्रण की वो विपरीत या अपन बोले प्रति समांतर होती है। कैसे ठोसों में, प्रतिचुंबकीय ठोसों के अंदर। इनकी यदि उदाहरण की बात करें तो यहां लिख रहा हूं मिटा के, इनके जो उदाहरण होते हैं प्रतिचुंबकीय ठोस के, इसके अंदर एक तो है NaCl, बहुत ही मोस्ट एग्जांपल है, एक होता है H2O जल और एक होती है बेंजीन। ये 3 उदाहरण और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन 3 उदाहरण अपन को ETC, बहुत सारे उदाहरण है लेकिन 3 महत्वपूर्ण उदाहरण विशेषतः ध्यान में रखते हैं। इनको डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है, बेंजीन किस प्रकार का ठोस है, प्रतिचुंबकीय है, H2O किस प्रकार का ठोस है, प्रतिचुंबकीय है, NaCl किस प्रकार का ठोस है, प्रतिचुंबकीय ठोस। और ये जो प्रतिचुंबकीय ठोस होता है इसके ठीक विपरीत क्या होता है, अनुचुंबकीय ठोस या अनुचुंबकत्व का गुणधर्म होता है। देखिए यहां से अपन ध्यान में रखेंगे अनुचुंबकीय में पहला शब्द क्या आ रहा है, ए। तो वे ठोस पदार्थ बिल्कुल ऐसा ही चित्र बनेगा सेम। जो ठोस पदार्थ होगा उस ठोस पदार्थ को वही की वही किसकी उपस्थिति में रखेंगे, उस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करेंगे, तो जो बल रेखाएं होंगी वो उसके अंदर से गुजरेंगी। ऐसे जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो उसके अंदर से गुजरती हैं। तो वे ठोस पदार्थ अंदर से गुजरने का मतलब है ये चुंबकीय बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो अनुचुंबकीय में पहला शब्द क्या आ रहा है, ए, और आकर्षित में भी क्या आ रहा है, ए। लेकिन आकर्षण कैसा है, दुर्बल। तो यहां तो लिखा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित करते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे आकर्षित करते हैं। लेकिन कैसे करते हैं, दुर्बल रूप से आकर्षित, दुर्बल रूप से आकर्षित। तो इसमें लैंग्वेज वही हो जाएगी मैं बोल रहा हूं, वे ठोस पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखने पर वे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को दुर्बल रूप से आकर्षित करते हो, ऐसे ठोस पदार्थ अनुचुंबकीय ठोस पदार्थ कहलाते हैं। अनुचुंबकीय में आता है और आकर्षण में भी ए आता है। तो यहां ध्यान रखेंगे प्रतिचुंबकीय में आगे प्रति आता है और प्रतिकर्षण में भी आगे क्या आता है, प्रति आता है। तो यहां तो दुर्बल प्रतिकर्षण लगता है, यहां पर दुर्बल आकर्षण बल लगता है। साथ ही साथ इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, किसी भी कक्षक में सिंगल इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के संरेखन की यदि दिशा बताएं, इलेक्ट्रॉन का संरेखन, तो इलेक्ट्रॉन के संरेखन की दिशा ऐसे होती है, एक ऊपर, फिर दूसरा भी ऊपर, तीसरा भी ऊपर, चौथा भी ऊपर, यानी एक ही दिशा में सभी इलेक्ट्रॉनों का संरेखन होता है। ये अलग अलग कक्षक के एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक इस कक्षक का, एक इस कक्षक का, अलग अलग कक्षकों के इलेक्ट्रॉन है। तो ये सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, सिंगल सिंगल हैं, ऐसे डबल नहीं है। ये डबल वाले युग्मित होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित पाए जाते हैं। अयुग्मित में भी पहला शब्द क्या आ रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
और अनुचुंबकीय में ए और आकर्षण में ए, तो तीनों में ए आता है, गलती मत करना। अनुचुंबकीय ठोसों में दुर्बल आकर्षण होता है, साथ ही साथ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और इलेक्ट्रॉनों का संरेखण एक ही दिशा में होता है, समांतर होता है, यहाँ विपरीत दिशा में होता है, प्रति समांतर होता है, तो इसलिए निरस्त होकर चुंबकीय आघूर्ण 0 प्राप्त होता है। यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मान सबका एक ही दिशा में होने से, एक ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण होने से सभी इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण जुड़ जाता है और जुड़कर चुंबकीय आघूर्ण का कुछ मान पाया जाता है। तो इसमें चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 नहीं होता, चुंबकीय आघूर्ण का अपन लिख सकते हैं कुछ निश्चित मान पाया जाता है, निश्चित मान पाया जाता है। कुछ भी हो सकता है, वो अलग अलग यौगिकों में अलग अलग मान होगा, लेकिन चुंबकीय आघूर्ण का कुछ निश्चित मान पाया जाता है। साथ ही साथ यदि अपन इसके उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल, तो इसके तो NaCl, H2 और बेंजीन, और इसके उदाहरणों की बात करें तो एक तो मोस्ट पॉपुलर उदाहरण है O2, एक होता है Cu2+, एक होता है Fe3+, और एक है Cr3+, क्रोमियम, ETC आदि। और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन ये 4 विशेष उदाहरण अपन को ध्यान में रखने हैं, O2, Cu2+, Fe3+ और Cr3+। एक बार दोबारा देखिए, प्रति चुंबकीय ठोस चुंबकीय बल रेखाएं बाहर से निकलती हैं, इसमें अंदर से निकलती हैं। अंदर से निकलने का मतलब है दुर्बल आकर्षण है। यहाँ पर क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखने पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित करते हैं, ये दुर्बल रूप से आकर्षित करते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाते हैं, सभी युग्मित, इनमें एक या एक से अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है। इनमें इलेक्ट्रॉन का संरेखण विपरीत दिशा में प्रति समांतर होता है, इसलिए चुंबकीय आघूर्ण निरस्त होकर 0 प्राप्त होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का संरेखण एक ही दिशा में समांतर होता है, अतः चुंबकीय आघूर्ण जुड़कर कुछ निश्चित मान में पाया जाता है। और इसके उदाहरण ये रहे, और इसके उदाहरण ये O2 के रूप में होते हैं। तो O2 वाला उदाहरण बहुत ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता रहता है O2 किस प्रकार का चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय ठोस। तो ये दोनों को कंपेयर करके बताया, और तीसरे और चौथे नंबर के ऐसे ही उनको कंपेयर करके बताएंगे। तो देखिए कंपेयर करते हैं। तीसरे नंबर का ठोस ये रहा, लोह चुंबकीय ठोस तीसरा गुणधर्म जिसको लोह चुंबकत्व कहते हैं, और चौथा चुंबकीय गुणों में प्रतिलोह चुंबकीय ठोस जिसको फेरो चुंबकत्व के नाम से जाना जाता है। इन दोनों को कंपेयर करते हुए बताएंगे। तो देखिए लोह चुंबकीय ठोस, जनरली अपन जानते हैं कि लोहा जो होता है वो चुंबक से तेजी से आकर्षित होता है, तेजी से। तो वे ठोस पदार्थ, वही की वही लैंग्वेज रहेगी, वे ठोस पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखने पर जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को प्रबलता से, तेजी से आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। ध्यान रखो, पहला जो बताया था दूसरे नंबर का अनुचुंबकीय ठोस, वहां पर भी आकर्षण बल था, लेकिन आकर्षण बल कैसा था, दुर्बल। चूंकि लोहा है, लोह चुंबकीय ठोस, चुंबक लोहे को तेजी से आकर्षित करता है, इसलिए यहां पर आकर्षण बल क्या लगेगा, प्रबल आकर्षण बल। तो वे ठोस पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखने पर वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को प्रबलता से आकर्षित करते हो, लोह चुंबकीय ठोस पदार्थ कहलाते हैं। यदि इनके उदाहरण देखें अपन एग्जाम्पल, तो एक तो Fe, एक CO कोबाल्ट, एक Na, FeCO Na Gd गैलोडियम 64 परमाणु क्रमांक होता है, और एक है CrO2 क्रोमियम, CrO2 क्रोमियम का ऑक्साइड। ये 5 और भी होते हैं, लेकिन 5 मुख्य अपन को ध्यान में रखने। लोह चुंबकीय ठोस के उदाहरण FeCO Na Gd CrO2। तो वे ठोस पदार्थ ये चुंबकीय क्षेत्र को आकर्षित करते हैं प्रबलता से, लेकिन इनकी एक और खासियत है कि यदि इनसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा दिया जाए, बाद में अपन ने पहले तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो उसको प्रबलता से इन्होंने आकर्षित कर लिया, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र अब अपन ने हटा दिया, तो चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी, चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी इन ठोसों के अंदर इनमें स्थायी चुंबक का गुण आ जाता है, स्थायी चुंबक का गुण आ जाता है, चुंबक का गुण आ जाता है, वो नष्ट नहीं हो पाता। लेकिन जो दूसरे नंबर के थे अनुचुंबकीय ठोस, उनमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा दें
तो उनमें चुंबक वाला गुणधर्म जो आया था वो तुरंत ही खत्म हो जाता है। जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र हटाएंगे नंबर 2 वालों में, अनुचुंबकीय ठोसों में, तो वहां चुंबक का गुणधर्म नष्ट हो जाएगा। लेकिन इनमें चुंबकीय क्षेत्र हटाने के बाद भी स्थायी चुंबक का गुणधर्म उत्पन्न हो जाता है। ऐसे ठोस लोह चुंबकीय ठोस पदार्थ कहते हैं। इनमें भी क्या पाए जाते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अधिक संख्या में होते हैं, इनके अंदर अधिक संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और इनमें इलेक्ट्रॉन का जो संरेखन होता है, इलेक्ट्रॉन के संरेखन की जो दिशा होती है वो वही दिशा होती है जो अनुचुंबकीय ठोसों में होती है। लेकिन इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में होते हैं। लेकिन अंतर क्या है अनुचुंबकीय ठोस और इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं और दिशा भी एक ही होती है संरेखन की। इसलिए चुंबकीय आघूर्ण सबका जुड़कर कैसा प्राप्त हो जाता है? अत्यधिक उच्च प्राप्त हो जाता है। दूसरे नंबर वाले अनुचुंबकीय ठोसों में भी प्राप्त होता है, लेकिन वहां पर कुछ निश्चित मान होता है, वहां दुर्बल आकर्षण होता है, यहाँ प्रबल आकर्षण होता है। इसलिए यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण का मान सबका जुड़ जाएगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में होने से एक ही दिशा में चुंबकीय आघूर्ण जुड़ जाता है और अत्यधिक उच्च प्राप्त होता है। ऐसे ठोस पदार्थ लोह चुंबकीय ठोस पदार्थ कहलाते हैं। अब इन्हीं से कंपेयर करके पढ़ रहे हैं प्रति लोह चुंबकीय ठोस फेरो चुंबकत्व। तो देखो नाम में यहाँ पर शब्द क्या आया? प्रति, और प्रति का मतलब होता है विपरीत। तो प्रति को छोड़े तो आगे क्या शब्द लग रहा है? लोह चुंबकीय ठोस। तो लोह चुंबकीय ठोसों के प्रति यानी विपरीत, उल्टा। लोह चुंबकीय ठोसों के प्रति यानी विपरीत उल्टा जो गुणधर्म होगा वो किन में पाया जाएगा? प्रति लोह चुंबकीय ठोस पदार्थों में पाया जाएगा, जिनका दूसरा नाम होता है फेरो चुंबकीय ठोस या फेरो चुंबकत्व गुणधर्म होता है। तो वही की वही लैंग्वेज रहेगी। वे ठोस पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखने पर वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ तो क्या होता है? प्रबलता से आकर्षण, और इसका विपरीत क्या हो जाएगा? ये प्रबलता से उसका क्या करते हैं? प्रतिकर्षण। देखिए पहले नंबर वाले जो ठोस थे प्रति चुंबकीय ठोस, वहां पर भी प्रतिकर्षण होता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का, लेकिन वहां दुर्बल प्रतिकर्षण है, यहाँ पर प्रबल प्रतिकर्षण है, यहाँ प्रबल आकर्षण है। तो प्रबल आकर्षण का विपरीत क्या हो जाएगा? उल्टा, प्रबल प्रतिकर्षण। तो वे ठोस पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखने पर जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को प्रबलता से प्रतिकर्षित करते हो, ऐसे ठोस पदार्थ प्रति लोह चुंबकीय ठोस पदार्थ कहलाते हैं। इनके यदि उदाहरण की बात करें तो मैंगनीज के जितने भी ऑक्साइड हैं, मैंगनीज एमएन, तो एमएन का एक ऑक्साइड तो MnO, एक होता है MnO2 और एक है Mn2O3, और भी हैं आदि। लेकिन ये जो तीन हैं मुख्य, तो मैंगनीज के तीनों जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे ठोसों के उदाहरण होते हैं? प्रति लोह चुंबकीय ठोसों के उदाहरण होते हैं। और ये जो ठोस पदार्थ होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन के संरेखन की दिशा कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन का जो संरेखन होता है, चूंकि प्रति है विपरीत, तो इनमें तो एक ही दिशा में होता है और इनमें क्या होता है? ऐसे एक ऊपर तो एक नीचे, 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 तो सब विपरीत दिशा में होते हैं। तो चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाएगा? निरस्त होकर चुंबकीय आघूर्ण क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। पहले नंबर वाले ठोसों में जो चुंबकीय आघूर्ण होता है प्रति चुंबकीय ठोसों में, उनमें भी विपरीत दिशा होती है, ध्यान करो ऐसे, लेकिन उनमें एक ही कक्षक के विपरीत होते हैं। और ये जो विपरीत हैं, एक कक्षक का फिर ये दूसरे कक्षक का, इस तरह होता है। तो यहां भी विपरीत होता है और वहां पर भी विपरीत होता है, लेकिन वहां प्रतिकर्षण बल दुर्बल है, यहाँ पर प्रतिकर्षण बल प्रबल है। तो प्रबल होने से ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण का मान निरस्त करके शून्य प्राप्त हो जाता है, वहां पर भी शून्य प्राप्त होता है। ऐसे ठोस पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रति लोह चुंबकीय ठोस पदार्थ कहलाते हैं। और पांचवा जो ठोसों का चुंबकीय गुण होता है वो होता है लघु लोह चुंबकीय ठोस। लघु लोह चुंबकीय ठोस, देखो इसको भी तीसरे नंबर वाले ठोस से कंपेयर करेंगे, लघु लोह चुंबकीय ठोस, और इसका दूसरा नाम होता है फेरी चुंबकत्व। गुणधर्म होता है फेरी चुंबकत्व या फेरी चुंबकीय ठोस। इसको तो कहते हैं फेरो, जो इनके विपरीत होता है प्रति, उल्टा, यहाँ प्रबल आकर्षण प्रबल प्रतिकर्षण। और यह है लघु लोह चुंबकीय ठोस। देखिए शब्द क्या आ रहा है? लघु, और आगे पढ़ो लोह चुंबकीय ठोस। तो लोह चुंबकीय ठोसों का लघु यानी छोटा रूप, उनसे थोड़ा छोटा रूप क्या कहलाएगा?
लघु लोह चुंबकीय ठोस कहलाएगा। तो यहां पर क्या लैंग्वेज लिखते हैं, वे ठोस पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखने पर जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को प्रबल रूप से प्रतिकर्षित आकर्षित करते हो लोह चुंबकीय ठोस कहलाते हैं। और यहां पर बोलेंगे वे ठोस पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखने पर जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को लोह चुंबकीय ठोसों की तुलना में यहां तो प्रबल आकर्षण है, थोड़ा कम आकर्षण बल पाया जाता है, थोड़ा कम आकर्षित करते हैं, थोड़ा कम आकर्षित, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को थोड़ा कम आकर्षित करते हैं। किससे कम आकर्षित करते हैं, लोह चुंबकीय ठोसों की तुलना में। तो वे ठोस पदार्थ जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में रखने पर जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को लोह चुंबकीय ठोसों की तुलना में थोड़ा कम आकर्षित करते हैं, ऐसे ठोस पदार्थ लघु लोह चुंबकीय ठोस पदार्थ कहलाते हैं। और इसके जो उदाहरण है वो लोहे के, ZnMg के जो ऑक्साइड होते हैं उनके रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो एक तो होता है Fe3O4, एक होता है ZnFe2O3, एक होता है MgFe3O4। ये जो ऑक्साइड होते हैं जिंक के O4 भी लिख सकते हैं, 4 वाला भी होता है Fe3O4 यानी आयरन के ऑक्साइड। इसके अलावा आयरन और जिंक का मिक्स ऑक्साइड, आयरन और Mg का मिक्स ऑक्साइड, ये जो होते हैं ये लघु लोह चुंबकीय ठोस पदार्थ कहलाते हैं। और इनमें इलेक्ट्रॉन का जो संरेखन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो इनमें संरेखन होता है वो इन्हीं से यदि कंपेयर करते हुए हम देखें तो इलेक्ट्रॉन का संरेखन, वो इधर जगह नहीं है, इधर की बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन संरेखन वो असमान होता है। यहां पर लिखेंगे असमान, असमान होता है। इनमें लघु लोह चुंबकीय ठोसों में इलेक्ट्रॉन का संरेखन असमान होता है। असमान कैसे, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, फिर 1 नीचे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर, फिर 3 नीचे, फिर 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, यानी किसी प्रकार का कोई क्रम नहीं होता। असमान का मतलब है अनियमित क्रम पाया जाता है, अनियमित क्रम। तो इलेक्ट्रॉन का संरेखन असमान होता है, अनियमित क्रम पाया जाता है, अनसिस्टेमेटिक, कोई क्रम नहीं है कि 1 ऊपर होगा 2, आप किसी भी तरह बना सकते हो, 2 ऊपर 1 नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे, इनमें कोई निश्चित क्रम नहीं होता। ऐसे ठोस पदार्थ लघु लोह चुंबकीय ठोस पदार्थ कहलाते हैं। आप जर्नली ध्यान रखो, लोह चुंबकीय का उल्टा तो कहलाता है प्रतिलोह चुंबकीय, प्रबल आकर्षण या प्रबल प्रतिकर्षण, और लघु लोह चुंबकीय का छोटा रूप, यहाँ प्रबल आकर्षण है, यहाँ पर आकर्षण बल तो होता है लेकिन इनकी तुलना में थोड़ा कम आकर्षण बल पाया जाता है। ऐसे ठोस पदार्थ लघु लोह चुंबकीय ठोस पदार्थ कहलाते हैं। देखिए आपको दूसरे नंबर वाले ठोस पदार्थ कौन से बताए, अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय ठोस दूसरे नंबर पर जो बताया वो अनुचुंबकीय ठोस बताया। तो आप ध्यान रखें, एक तो लोह चुंबकीय ठोस, दूसरा प्रतिलोह चुंबकीय ठोस, तीसरा लघु लोह चुंबकीय ठोस। इन तीनों ठोसों को जब गर्म करते हैं, इनका ताप बढ़ाते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण होता है उसका यादृच्छीकरण हो जाता है, और यादृच्छीकरण होने के कारण लोह चुंबकीय ठोस, प्रतिलोह चुंबकीय ठोस, लघु लोह चुंबकीय ठोस का ताप बढ़ाने पर या इन तीनों को गर्म करने पर ये तीनों ही ठोस कौन से ठोसों में परिवर्तित हो जाते हैं, अनुचुंबकीय ठोसों में परिवर्तित हो जाते हैं दूसरे नंबर वालों में। तो लास्ट में ये तो हो गए 5 गुणधर्म ठोसों के चुंबकीय गुण, लेकिन लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, लघु लोह चुंबकीय ठोस, प्रतिलोह चुंबकीय ठोस, लघु लोह चुंबकीय ठोस, तीनों ठोस पदार्थों को गर्म करने पर या इनका ताप बढ़ाने पर ये तीनों ही ठोस अनुचुंबकीय ठोसों में परिवर्तित हो जाते हैं। और आगे कारण लिखेंगे, क्योंकि ताप बढ़ाने पर इनमें इलेक्ट्रॉन का यादृच्छीकरण हो जाता है, रैंडम मोशन हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रैंडम रूप से यादृच्छीकरण हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन के यादृच्छीकरण के कारण ही इन तीनों का ताप बढ़ाने पर, इनको गर्म करने पर ये तीनों ही प्रकार के ठोस दूसरे नंबर वाले अनुचुंबकीय ठोसों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये थी ठोसों के चुंबकीय गुणों से संबंधित प्रॉपर्टी। ठोसों में पाई जाने वाली जो ठोस होते हैं उनमें जो पाई जाने वाली निबिड़ संकुलन व्यवस्था आपको बताई थी,
जो 3 प्रकार की होती है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। तो ठोसों में जब अवयवी कण निविड़तम संकलन व्यवस्था में बना रहता है तो इन अवयवी कणों के बीच में ये रिक्त स्थान छूट जाते हैं, ये खाली जगह गैप छूट जाता है और इन रिक्त स्थानों को छिद्र या रिक्तियां कहते हैं। ये जो रिक्त स्थान होते हैं ये छिद्र या रिक्तियां कहलाती हैं। तो ठोसों में जब निविड़ संकलन होता है तो कौन कौन सी रिक्ति छूटती हैं? तो मुख्य रूप से ठोसों में रिक्तियां, देखो चुंबकीय गुण कंप्लीट हो गए। अब अपन नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठोसों में पाए जाने वाली रिक्तियां। और ठोसों में जो रिक्तियां होती हैं वो मुख्य वैसे तो 3 पाई जाती हैं, त्रिकोणीय रिक्ति, चतुष्कोणीय या चतुष्फलकी रिक्ति और एक अष्टफलकी रिक्ति। लेकिन मेन जो रिक्तियां होती हैं एनसीईआरटी और आरबीएससी सिलेबस के अंदर वो 2 ही प्रकार की होती हैं, चतुष्फलकी रिक्तियां तथा अष्टफलकी रिक्तियां। तो देखिए आइए विचार करते हैं ठोसों में पाए जाने वाली रिक्तियां। उसमें एक तो होती है जिसको कहते हैं चतुष्फलकी रिक्तियां, और दूसरी जो होती हैं इनको कहते हैं अष्टफलकी रिक्तियां। देखिए एक तो होती है चतुष्फलकी रिक्ति टेट्राहेड्रल, एक होती है अष्टफलकी रिक्ति ऑक्टाहेड्रल। तो दोनों को कंपेयर करते हुए बताएंगे चतुष्फलकी रिक्ति और अष्टफलकी रिक्ति। चूंकि ये त्रिविमीय रिक्तियां होती हैं तो अपन को काल्पनिक रूप में समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले चतुष्फलकी रिक्ति क्या होती है? देखिए इसमें एक चीज तो अपन ये ध्यान में रखेंगे, जैसे ये कोई तल है, ये जो पूरी हथेली दिखाई गई ये कोई तल है और इस तल में 3 गोले परस्पर टच करते हुए अपन रखते हैं। एक तल में 3 गोले परस्पर टच करते हुए रखते हैं। जैसे यहां पर यदि मैं चित्र बनाऊं तो ये 3 गोले, एक गोला, ये दूसरा गोला और ये तीसरा गोला, इस तरह एक तल में ये 3 गोले, एक तल में 3 गोले परस्पर स्पर्श करते हुए रख दिए। अब जब 3 गोले अपन रखेंगे टच करते हुए तो उनके बीच में क्या रह जाएगा? गैप। इनके बीच में गैप या छिद्र रह जाएगा और वो जो गैप होगा उसमें ऊपर से दूसरी पंक्ति में गोला रखा जाएगा। उस गैप में ऊपर से एक गोला और रख देंगे। तो गैप में जो ऊपर से एक गोला रखेंगे तो वो जो गैप है, 3 तो नीचे है तल में गोले स्पर्श करते हुए और ऊपर से उस छिद्र में एक गोला और रख दिया, तो वो जो छिद्र था अब ऐसी स्थिति में वो छिद्र कौन सी रिक्ति कहलाएगा? चतुष्फलकी रिक्ति कहलाएगा। आप 2 कलर के पेनों का यूज करेंगे। जैसे ये तो हो गया 3 गोले एक ही तल में बना दिए स्पर्श करते हुए, ये बीच में गैप रह गया। अब इस गैप में ऊपर से जो चौथा गोला रखेंगे दूसरे तल में या दूसरी पंक्ति में, वो गोला दूसरे उससे बना देते हैं पेन से। तो दूसरे कलर के पेन से आप बना सकते हो। मैंने डॉट डॉट करके बना दिया है। ये जो छिद्र है ये छिद्र क्या कहलाएगा? चतुष्फलकी रिक्ति कहलाएगा। तो ये जो छिद्र यहां पर बना ये छिद्र ही चतुष्फलकी रिक्ति कहलाता है। तो आप 2 कलरों का यूज करेंगे, 3 गोले एक कलर से बनाएंगे और ऊपर ये जो गोला है वो अलग कलर के पेन से बना देंगे। अब यदि इस तरह चित्र बनाना नहीं चाहे तो एक दूसरा पैटर्न और है, अपन ऐसे बना सकते हैं, एक गोला, ये दूसरा गोला और ये तीसरा गोला। यदि सामने से देखेंगे तो 2 गोले दिखाई देंगे, एक गोला इनके पीछे होगा, जैसे ये हथेली है और इस हथेली में एक गोला, दूसरा गोला, पीछे तीसरा गोला। तो सामने से देखेंगे तो 2 ही गोले दिखाई देंगे, तीसरे गोले का केवल ऊपर ऊपर वाला भाग अपन को दिखाई देता है। और इनके बीच में ये जो छिद्र रह गया, ये वाला छिद्र, ये छिद्र कहलाएगा चतुष्फलकी रिक्ति। आप नोट कर सकते हो। अब इसमें ऊपर से जो चौथा गोला रखेंगे या तो डॉट डॉट करके ऐसे दिखा दो और ऐसे नहीं दिखाओ तो ऊपर अलग से चौथा गोला दिखा सकते हैं। तो ये जो रिक्ति है इसका नाम यहां पर इस छिद्र का लिख सकते हैं चतुष्फलकी रिक्ति। चतुष्फलकी छिद्र बोले या चतुष्फलकी रिक्ति बोले एक ही बात है। और यदि इस तरह नहीं दिखाना चाहो तो तीनों गोलों का जो केंद्र है इस चित्र को, चतुष्फलकी रिक्ति के चित्र को त्रिविमीय चित्र है इस तरह भी बता सकते हैं अपन। जैसे ये तो एक त्रिभुज रहा, ये तीनों गोलों के केंद्र हो गए टच करने वालों के, और बीच में एक और गोला है
उसको ऐसे डॉट डॉट करके अपन ने दिखा दिया। तो बीच वाला गोला है, डॉट डॉट वाला गोला हो गया। तो आप दो प्रकार के चित्र बना सकते हो, तीन गोले स्पर्श करते हुए अलग कलर से, ये तीन गोले स्पर्श करते हुए और इसको अलग कलर के पेन से, या फिर इस तरह, ये तीनों ही चित्र चतुष्फलकी रिक्ति के चित्र कहलाते। अब इसमें एक चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि माना गोलों की संख्या, जो निबिड़ संकुलित व्यवस्था है उसमें गोलों की संख्या कैपिटल एन मान ली, तो चतुष्फलकी जो रिक्ति होती है, चतुष्फलकी रिक्ति की संख्या वो गोलों की संख्या से सदैव डबल होती है 2n। तो ये ध्यान में रखना, चतुष्फलकी रिक्ति जितने गोले होंगे उनसे डबल संख्या में चतुष्फलकी रिक्ति का मतलब होता है। ये अपन कैसे समझ सकते हैं, एक बार मैं दोबारा बताता हूं। एक प्लेन है, उसमें तीन गोले हैं, और दूसरा ऊपर तल है, उसमें भी तीन गोले हैं, इसका छिद्र और नीचे वाले का छिद्र। अब बीच में एक गोला रख दिया इनके ऊपर और ऊपर से ये ढक दिया, तो ऊपर वाले छिद्र से और नीचे वाले छिद्र से बीच वाला एक गोला ही टच करेगा, और बीच वाला जो गोला टच करेगा, एक गोला दो छिद्रों से टच है, यानी गोलों की संख्या यदि n है तो चतुष्फलकी रिक्तीय छिद्र डबल संख्या में बनेंगे, और डबल संख्या में उनको क्या कह सकते हैं, 2n कह सकते हैं। चतुष्फलकी रिक्ति में एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो समन्वय संख्या का अनुपात होता है, समन्वय संख्या का अनुपात ये 4:4 होता है। और एक और शब्द होता है जो काम में आएगा, त्रिज्या अनुपात, त्रिज्या अनुपात। तो चतुष्फलकी रिक्ति के अंदर जो त्रिज्या अनुपात होता है वो 0.225 होता है। त्रिज्या अनुपात किसे कहते हैं, चतुष्फलकी छिद्र की त्रिज्या बटे गोले की त्रिज्या, ये कहलाता है त्रिज्या अनुपात। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0.225 होती है, किसके अंदर, चतुष्फलकी रिक्ति के अंदर। और ऐसा उदाहरण यदि अपन लिखें जो चतुष्फलकी रिक्ति दर्शाता है, जिसमें समन्वय संख्या का अनुपात 4:4 हो और त्रिज्या अनुपात 0.225 हो, तो वो है ZnS, जिंक सल्फाइड, इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो 4-5 लाइनें अपन को चतुष्फलकी रिक्ति में ध्यान में रखनी है। चतुष्फलकी रिक्ति में त्रिज्या अनुपात 4:4 होता है, चतुष्फलकी रिक्ति में त्रिज्या अनुपात 0.225 होता है। त्रिज्या अनुपात का मतलब है चतुष्फलकी छिद्र की त्रिज्या बटे गोले की त्रिज्या, और इसकी वैल्यू 0.225। तो चतुष्फलकी रिक्ति में नंबर 1 समन्वय संख्या का अनुपात 4:4, त्रिज्या अनुपात 0.225, और गोलों की संख्या से जस्ट दोगुनी संख्या में, जैसे गोलों की संख्या है तो दोगुनी संख्या में चतुष्फलकी रिक्ति उपस्थित रहती है। तो तीन मुख्य लाइनें ध्यान में रखेंगे, और इसका उदाहरण है जिंक सल्फाइड ZnS। और ये इसके क्या हो गए, या तो आप ऐसा चित्र बनाएं या फिर इस तरीके का चित्र बनाएं। ये तीन एक कलर से बनाने तो अलग कलर के पेन से बनाना है जिससे चित्र समझ में आए, या फिर अपन इस तरह का चित्र बना सकते हैं। इसी के कंपेयर करते हुए अपन पढ़ेंगे अष्टफलकी रिक्ति। अष्टफलकी रिक्ति के अंदर क्या होता है, देखिए एक तल में बिल्कुल तीन गोले ऐसे ही सटे हुए रहते हैं, और दूसरे तल में तीन गोले ऊपर रहते हैं। अब इन तीन गोलों का छिद्र और इन तीन गोलों का छिद्र, इन तीन गोलों के ऊपर वाले तीन गोलों को रख देते हैं, तो दोनों छिद्र मिलके एक ही हो जाएंगे। और जो छिद्र मिलके एक ही होते हैं, उन छिद्रों को, ये जो छिद्र यहां पर निर्मित हुए, ये छिद्र ही क्या कहलाएगा, अष्टफलकी रिक्ति कहलाएगा। किस तरह प्रदर्शित करेंगे, देखिए इस छिद्र को यहां से ये अपन ने एक ही तल में तीन गोले प्रदर्शित कर दिए, और ये यहां पर बीच में छिद्र है। अब दूसरी तल के जो तीन गोले अपन प्रदर्शित करेंगे, उनको डॉट डॉट करके बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से अलग कलर के पेन से प्रदर्शित करेंगे। और इन छहों के बीच में ये जो रिक्त स्थान रह जाएगा, ये कहलाएगा अष्टफलकी रिक्ति। तो अपन को क्या करना है, दो कलर के पेन, तीन गोले तो भरे हुए एक कलर से और तीन स्पर्श करते हुए, और दूसरे जो तीन गोले बिल्कुल वही की वही, यहाँ 4 होते हैं कुल गोले, यहाँ पर 6 होते हैं। तो तीन गोले डॉट डॉट करके अलग कलर से प्रदर्शित करने। यदि इस तरह चित्र बनाना नहीं चाहें तो अपन ऐसे भी बना सकते हैं
कि जैसे 3 गोलों को तो अपन ने यहां पर इस तरह प्रदर्शित कर दिया। नीचे बनाता हूं, देखो चित्र इधर ही बनाते हैं। एक गोला यहां पर प्रदर्शित किया, दूसरा गोला यहां पर प्रदर्शित किया, और ये अपन ने तीसरा गोला प्रदर्शित कर दिया। ये तो एक पेन से प्रदर्शित कर देंगे, और जो 3 गोले ऊपर इनसे टच करा रहे हैं उनको थोड़ा दूरी पर बनाएंगे, तो ऐसे बना देंगे। एक गोला, ये दूसरा गोला, और ये तीसरा गोला। तो ये अलग कलर से प्रदर्शित करेंगे, ये वाले अलग कलर से प्रदर्शित करेंगे। इनको यदि अपन त्रिभुज के रूप में प्रदर्शित करें तो तीनों के केंद्रों को मिलाने पर एक त्रिभुज यहां बनेगा, इनके केंद्रों को मिलाने पर एक त्रिभुज यहां बनेगा। तो इस तरीके का अष्टफलक बन जाएगा। एक त्रिभुज तो ये बन गया, और एक त्रिभुज अपन यहां पर नीचे बना सकते हैं। इनको आपस में जब मिलाएंगे तो इस तरह से ये डॉट डॉट करके इस वाले बिंदु से मिला देंगे, और इसको सीधे मिला देंगे। तो एक अष्टफलकी त्रिविमीय संरचना का यहां पर निर्माण हो जाएगा। ये चतुष्फलकीय संरचना, ये त्रिविमीय अष्टफलकी संरचना। यहां पर 3 गोले नीचे, एक अलग कलर के पेन से ऊपर, यहाँ 3 गोले नीचे, फिर अलग कलर के पेन से 3 ही गोले ऊपर। यहां पर 3 गोले एक सीरीज में डॉट डॉट करके, यहाँ 3 गोले एक ही सीरीज में, फिर डॉट डॉट करके 3 गोले। तो तीनों चित्रों को कंपेयर कर सकते हैं, ऐसे बनाओ या इस तरह बनाओ या इस तरह। ये सेम ऐसे ही चतुष्फलकी रिक्ति बनाया था। माना वही की वही लैंग्वेज, यदि गोलों की संख्या n है, गोलों की संख्या यदि कैपिटल N है, तो अष्टफलकी रिक्ति जो होती है, अष्टफलकी रिक्ति की संख्या वो भी n होगी। ध्यान रखना, अष्टफलकी और चतुष्फलकी रिक्ति में अंतर है। चतुष्फलकी रिक्तियां गोलों की संख्या से डबल होती हैं, अष्टफलकी रिक्तियां उतनी ही संख्या में होती हैं जितनी गोलों की संख्या होती है। यदि समन्वय संख्या का अनुपात निकालें तो चतुष्फलकी रिक्ति में जो 4:4 होता है, वो अष्टफलकी रिक्ति के अंदर 6:6 होता है। और ये त्रिज्या अनुपात इसी प्रकार का यदि निकालें, त्रिज्या अनुपात का यहां पर मतलब है, पहले भी बताया था, त्रिज्या अनुपात यानी अष्टफलकी छिद्र की त्रिज्या बटे गोले की त्रिज्या, इसकी वैल्यू यहां पर होती है 0.414। ध्यान रखना, इसमें तो होती है 0.225, इसमें होती है 0.414। और यदि इसका उदाहरण निकालें कि अष्टफलकी रिक्तियां छिद्र किसमें पाए जाते हैं, तो NaCl की संरचना में, NaCl की संरचना में। तो एग्जाम में चतुष्फलकी रिक्ति और अष्टफलकी रिक्ति अलग अलग पूछता है तो अपन बता सकते हैं, लेकिन चतुष्फलकी और अष्टफलकी रिक्तियों में अंतर पूछता है। तो इसका चित्र इस प्रकार का, इसका चित्र इस प्रकार का होता है। यहां गोलों की संख्या से डबल संख्या में चतुष्फलकी रिक्ति होती है, गोलों की संख्या के बराबर ही अष्टफलकी रिक्ति होती है। यहां पर समन्वय संख्या का अनुपात 4:4 होता है, अष्टफलकी रिक्ति में समन्वय संख्या का अनुपात 6:6 होता है, चतुष्फलकी रिक्ति में त्रिज्या अनुपात 0.225 होता है, अष्टफलकी रिक्ति में त्रिज्या अनुपात 0.414 होता है। चतुष्फलकी रिक्ति में जिंक सल्फाइड इसका उदाहरण मेनली, और अष्टफलकी रिक्ति का उदाहरण क्या लिख दिया, NaCl। तो एग्जाम में चतुष्फलकी अष्टफलकी रिक्ति में डिफरेंस पूछता है तो भी लिख सकते हैं, इसीलिए दोनों को कंपेयर करके बनाया। ये रिक्तियां कहां पाई जाती हैं, जब क्रिस्टलों में निबिड़ संकुलन व्यवस्था होती है, जो टॉपिक पहले पढ़ा चुके हैं। निबिड़तम संकुलन होता है, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। तो उनमें जब गोलों को व्यवस्थित किया जाता है तो इस तरह गोलों के बीच में कुछ रिक्त स्थान छूट जाते हैं, जिनको रिक्तियां कहते हैं, जो मेनली 2 प्रकार की होती हैं, चतुष्फलकी रिक्तियां और अष्टफलकी रिक्तियां। तो इस वीडियो के अंदर आपको ठोसों की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण, और साथ ही साथ आपको चतुष्फलकी और अष्टफलकी रिक्तियों के बारे में बताया। प्यारे स्टूडेंट्स हो, ये जो सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था वाला चैप्टर था, ये आज कंप्लीट हो गया। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे हों तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।